Hello everyone, we have with us today Mr. Hanif Sheikh, Assistant Director, Education Initiatives of Snehalia, and Ms. Sandhya Naidu, Managing Director of the Community Design Agency. We're going to talk about a very unique housing project that they have collaborated on and in Sanjay Nagar. And we'd love to hear more from both of you, Hanif ji and Sandhya, on this amazing initiative. And thank you so much for making time today and joining us on the Impact Leaders show. Hanif ji, if I can start off, with you first on why did Snehalaya actually decide to get into housing as a focus area, and why did you specifically choose Sanjay Nagar? If you can share a little about this, that would be a great start for our viewers today. थैंक यू स्मिता जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा, आपका रंगदई के साथ हमको जुड़ने का मौका मिला और आप लोगों के पार्टनरशिप की वजह से आज हम लोग कुछ एक अलग प्रोजेक्ट हाउसिंग के बारे में संजय नगर में कर रहे हैं। सबसे पहले आपने जो बताया कि स्नेहालय ने इनिशिएटिव लिया था 1989 में। हम लोग रेलाट एरिया महिलाओं के साथ स्लम के साथ हम लोग काम कर रहे थे। 2003 में हम लोग ने बेसिकली स्लम के बच्चों के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया कम्युनिटी में। तो उन बच्चों के साथ काम करते करते हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ भी काम स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली कम्युनिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इशू जो होता था वो घर का होता था, और घर जिस तरह से होगा, माहौल जिस तरह से होगा, उसी तरह से बच्चे रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से बच्चे पल बढ़ते हैं। तो अच्छे घर में अच्छे संस्कार आ सकते हैं, अच्छी सोच आ सकती है, ये एक हमारे दिमाग में बहुत दिनों से था। और कंटिन्यूली कम्युनिटी के साथ हमारा एक 18-20 साल का जो एक तजुर्बा था, उसमें से हमेशा हमारे पास हम लोग देखते थे फील्ड के ऊपर कि अब लोग कितने छोटी छोटी घरों में कितने मुश्किल के साथ और काफी सारे लोगों के साथ वहां पर रह रहे हैं। तो ये एक हमारे सामने बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि इसे हमें किस तरह से डील करना है। तो लकीली हम लोग इसके ऊपर छोटा मोटा काम तो कर रहे थे, लोगों को जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो इतना पूरा लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्लान नहीं था। लेकिन हमारा नसीब बहुत अच्छा है क्या स्नेहालय को विजिट करने के लिए हमारी करिस्टोन से टीम हमारी तरफ आई। उन लोगों ने हमारा स्नेहालय का काम देखा, हमारे खास करके बाल भवन को उन्होंने विजिट किया। तो उस टाइम उन्होंने हमारे से शेयरिंग किया था क्या इस कम्युनिटी के साथ हम लोग कुछ काम कर सकते हैं क्या। तो हम लोगों ने खास करके हाउसिंग के बारे में उनसे डिस्कस किया था। तो वो टीम वापस चली गई और उसके बाद फिर हमारे संध्या मैम हमारे स्नेहालय से मिलने के लिए और विजिट करने के लिए आई थी। तो वहां पर फिर हम लोगों ने ये उनके साथ डिस्कस किया था क्या ये इस तरह से कुछ चीजें हैं, और खास करके कॉर्पोरेशन की लैंड है और उस लैंड के ऊपर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या। तो संध्या जी ने वहां से एक इनिशिएटिव लिया और वहां से फिर हम लोगों ने इसके ऊपर डायलॉग डिस्कशन कम्युनिटी के साथ रेपो बिल्डअप करने का, उनके साथ डिस्कशन करने का, साथ ही साथ कॉर्पोरेशन के साथ भी हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से हमारे ये प्रोजेक्ट को 2000 हम लोग कहेंगे कि 2015 से ही हम लोगों ने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। सोच हमारी वहां से बन रही थी और अभी हम लोग एक ठीक से वहां पर एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर कर रहे हैं। Wow, thank you so much, Hanif ji. And Sandhya, I just love the name Community Design Agency, because you don't hear of, something like this too often. And I've been a big fan of what you guys are doing. So can you tell us a little about the basic principles, the values around which Community Design Agency is built? And if you can touch upon some of your other projects as well and references to the Sanjay Nagar project, that'll be fantastic. Right. Thank you, Smita. And just like Hanif ji is saying, thank you so much to Rangdev for partnering with us. And I think we'll touch upon how we ended up on the Rangdev platform a little later in the conversation. So Community Design Agency, we're just a group of architects, artists, and engineers, who really truly believe in an approach to participatory development. The idea or the notion that how to apply our skills, in neighborhoods like Sanjay Nagar. And we have another project in Mumbai where we are working with an existing public housing development. Wherein we truly believe that the people who have lived in these neighborhoods for decades are the experts in terms of how these should be developed and improved in the future. So a lot of our work, honestly, a majority of our work or the heavy lifting happens in building trust with these communities and, getting them to help, understand that ultimately they are the key stakeholders
because they're going to be occupying these neighborhoods in the future, and their children and their future generations. From a value system perspective, like Haneefji was saying, the conversations around this project started very early on, and we broke ground only like 2-3 years later, because the whole idea was to build consensus, right? They took me around to a number of their Bal Bhavan locations, and out of the 22 slums in Ahmednagar city, 17 of them are notified slums, which basically means that the government recognizes that there are slums, and that recognizes that the people living there have a right to getting housing on that location or at an alternate location. It just so happened that Sanjay Nagar is on corporation land, the only one on corporation land. The rest of them were on private land. And it made a lot of sense to partner with Snehalaya, with the government of Maharashtra and the central government on the Pradhan Mantri Awas Yojana, because that's the other approach that I would like to touch upon. While we are a private entity, as a design agency, it's really, really important to bring in all the stakeholders who really shape the built environment. And this idea that each and every human, has the right to a safe and healthy place of living, work, and play is something that we would like to push as an organization. And that's our sort of ulterior motive or the large agenda that we have. In fact, with Snehalaya, the first project that we worked with was with sex workers. And it's, it could have, and just thinking back on that project, we were probably very, very cautious about sharing more about it. It is on our website for the, viewers who would like to go check it out. But it was this idea that Snehalaya said, yes, there is a debate about whether sex work should be legalized or not legalized. And the moral issues around it, or even the human rights issues around it, but the fact remains that it does exist, right? So in the interim, how do we bring awareness to a safe and healthy place of work for the women? So that was a phenomenal project that we worked with on Snehalaya, and it's a small initiative, but one that could have or has a pretty far-reaching impact. So the studio basically focuses on working with communities who wouldn't necessarily go to architects, or even architects and designers in the mainstream don't see that they have a role in that. But we truly believe that a number of issues in the built environment can be solved collaboratively with the communities and the profession that we are in. Thank you, Sandhya. हनीफ जी, अगर आप बता सकते हैं कि communities के साथ काम करने के time पे what were the challenges that you faced, especially because we are talking about participation, right? On one hand, we all want to want this approach to be inclusive, and I think this project was an example of how to make the entire approach inclusive, but I'm sure there would have been challenges. So what were some of those challenges that you faced, and what did you do to actually overcome some of those challenges? When how did this entire thing of community ownership of this project actually come through? If you can touch upon that, that'll be really invaluable for us. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है स्मिता जी। हालांकि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी काम के अंदर जब तक चैलेंज नहीं आते, जब तक प्रोजेक्ट में भी मजा नहीं आता, ऐसे भी हम लोग कभी-कभी सोचते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में फर्स्ट डे से ही हमारे सामने बड़ा चैलेंज ये था। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज तक हमारे संजय नगर के लिए 2 से 3 प्रोजेक्ट हमारे संजय नगर के लिए घरकुल के आए थे, लेकिन कम्युनिटी को उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह से गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और वो सिर्फ कह रहे थे कि आप ये जगह छोड़कर किसी और जगह पे जाकर हम लोग आपके लिए बनाए घर दे देंगे, आप वहां पर जाके लॉटरी सिस्टम से वो घर ले लीजिए। लेकिन हमारे कम्युनिटी का कोई भी बंदा वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो ये सबसे बड़ा एक हमारे सामने चैलेंज था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये ऐसे लोग क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो लोगों का वहां पर पिछले 40 साल से एक ही जगह पर वो कम्युनिटी वहां पर रह रही थी, और इसके पहले उनको 3 टाइम उसी कम्युनिटी को, संजय नगर को अलग अलग जगह से रिलोकेट किया गया था, और फिर फाइनल संजय नगर में लाके छोड़ दिया। और संजय नगर से भी अभी वो सोच रहे थे कि उनको यहाँ से भी हटवाया जाए और वो दूसरे किसी जगह पे उनको रिहैबिलिट किया जाए। लेकिन उस जगह से उन लोगों की आस्था जुड़ी थी, तो हमारी कम्युनिटी नहीं चाहती थी क्या हम लोग वो जगह छोड़ के किसी और जगह पे जाएं। ये एक सबसे बड़ा काम था।
दूसरा एक कारण इसके अंदर चैलेंज हमारा ये था, क्या अभी हमको उसी जगह के ऊपर काम करना था और कॉर्पोरेशन इसके लिए रेडी भी करना था। कॉर्पोरेशन एक्चुअली वो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड है, बड़ा लैंड है, और कॉर्पोरेशन वो एक अच्छा जगह के ऊपर वो लैंड होने के कारण उसका यूटिलाइज दूसरे कामों के लिए करना चाहता था। लेकिन हमको कॉर्पोरेशन के साथ भी इस बारे में फाइट करना पड़ी कि हमें उसी लैंड के ऊपर कुछ काम करना है। थर्ड ये था क्या, फिर हमको कम्युनिटी को इस पूरे प्रोजेक्ट समझाना था, क्योंकि पहले 2 बार उनके साथ कॉर्पोरेशन या अदर लोगों ने उनके साथ गलत बिहेवियर किया था, उनको गलत इंफॉर्मेशन दी थी, तो उनका ट्रस्ट नहीं था, किसी और एनजीओ के ऊपर उसका ट्रस्ट नहीं था। लेकिन स्नेहालय एक ऐसा एनजीओ था जो लास्ट 20 इयर्स कंटिन्यूली उनके साथ खड़ा था, उनके साथ ही काम कर रहा था, तो लोगों को स्नेहालय के ऊपर काफी सारा ट्रस्ट था। और साथ ही साथ हम लोग बाल भवन के द्वारा कंटिन्यूली उनके बच्चों के साथ, उनके यंगर बॉयज के साथ, उनके माता पिता के साथ काम कर रहे थे, तो वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग का हमारे सामने एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहा था। लोगों को ये सब समझाना ये काफी हमको चैलेंजिंग था, क्योंकि हम लोग जिस तरह से ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे, तो उस प्रोजेक्ट को किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेट करके ये प्रोजेक्ट हो सकता है, ये बताना काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं था, लोग सुनने के मूड में ही नहीं थे। घर यानी सबसे ज्यादा सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है। संजय जी ने, हमने लोगों ने काफी सारे रनिंग ऑफ मीटिंग्स कम्युनिटी के साथ लिए, हर एक बात के ऊपर इतना छोटा छोटा क्यूरीज होता है लोगों का, लेकिन आप देखो उसके पीछे क्या ट्रस्ट, क्या बड़ी चीज होती है। तो विश्वास के आधारे हम लोग जो बात करेंगे और जिस तरह से हम लोग बात करेंगे उसी तरह से वहां पर कुछ काम होगा, इसके ऊपर ट्रस्ट रखना ये लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज था। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, एग्जांपल हम लोगों ने वहां पे सबसे पहले एक ग्रुप हमने फॉर्म किया, जो ग्रुप डायरेक्टली हर कम्युनिटी का, अभी वहां पर 17 कम्युनिटीज है, तो 70 कम्युनिटी से हम लोगों ने एक एक बंदे को चुना जो उनका एक तरह से लीडर हो सकता है, या तो वो लोग उनको मानते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने इकट्ठा किया, उनके साथ हमने पहले कुछ दिन काम किया, फिर उन लोगों को हम लोगों ने कुछ मीटिंग्स उनके साथ की, उनको हमने कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन से कुछ दिखाए, कुछ हम लोगों ने ड्राइंग्स उनको समझाए, उन लोगों का व्यू हमने सबसे पहले समझ के ले लिया, उनका ट्रस्ट हम लोग ने पहले हासिल कर लिया। उसके बाद फिर वो लोग रेडी हुए, फिर हम लोगों ने उनके हमारी गुजरात की हुनरशाला करके टीम थी, हमने उनके साथ उनको अप्रोच किया, उनके साथ भी कुछ मीटिंग्स हुई। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिकली इस तरह से घर बन सकते हैं, ये लोग बिलीव ही नहीं कर सकते थे, ये होता है, इस तरह से हुआ है, तो वो दिखाने के लिए हम लोग उनको गुजरात भी लेके गए, पुणे के कुछ हम लोगों ने मॉडल्स दिखाए, कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ने जिसने अच्छा काम किया था वो उनको दिखाए, कुछ हमने गवर्नमेंट के भी लोगों से उनसे बात करवाई। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे इस कम्युनिटी का जो ट्रस्ट था वो हासिल कर लिया। फिर उनका हम लोगों ने ग्रुप बनाए, ग्रुप बनाना ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था। इसके अंदर मैं अगर चैलेंजेस आपको अगर गिनाऊं तो काफी सारे हैं, जिसमें हमारा काफी समझ जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो बातें थी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले मुझे इन सभी लोगों को अलग अलग 17, जैसे मैंने बताया कि 17 कम्युनिटी के लोग थे, मतलब ये एक पूरा स्मॉल इंडिया ही था, तो इनको इकट्ठा रखना और सबको इकट्ठा ही आज तक आगे बढ़ाना, ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंजेस था। उस कम्युनिटी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं चाहते थे क्या इस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर आए, जिससे उन लोगों का जो एक वर्चस्व होता है, एक लीडरशिप होती है, या तो जिससे हम लोग कहते हैं कि एक गुंडागर्दी जो होती है वो खत्म हो जाएंगी। तो उस लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अपोज भी किया, लोगों को वो लोग भड़काते थे, लोगों को गलत राह दिखाते थे, लोगों को दिमाग में उनको कुछ भी डालते थे, उनको पैसा देते थे, उनको नशा पानी करवाते थे, और उनको गलत, ये प्रोजेक्ट कितना गलत है ये भी बताते थे। तो ऐसे लोगों से भी हमको ये सब प्रोजेक्ट किस तरह से बेटर दान है लोगों को ये समझाना, यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस तरह से काम किया है कि लोगों का ट्रस्ट इकट्ठा किया है, लोगों को पार्टिसिपेट किया है, हर कम्युनिटी के हर एक फैमिली से हमने 1-to-1 सेशन किया है, और फिर हम लोग ने एक ग्रुप बना के उन लोगों के साथ, उनके कम्युनिटी के साथ हम लोग बैठे, इस प्रोजेक्ट के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसा बढ़ेगा, और अच्छे घर में अच्छे संस्कार, अच्छे रिश्ते, अच्छा माहौल, क्लीनलीनेस, हेल्थ किस तरह से अच्छी हो सकती है, ये समझाने में हम लोग सक्सेस रहे। तभी तो मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। Amazing, amazing, Haneef ji. Sandhya, can you also talk about the involvement of individuals in designing, the houses? For me, it's, even though I didn't visit the project, when Ram and Sanjana visited and came back, and they spoke to us about this whole thing, all our eyes lit up. It was like, giving people the opportunity to
own their dream home in some sense. Can you talk about the involvement of individuals in designing, their own homes and how you enabled it? I would like to sort of step back a little bit and talk about the project from more sort of the approach that we have taken, rather than sort of, and then sort of jump into answering your question. So one of the things that, that we observed about the housing project is sort of, in the attempt to formalize housing, we felt that the people who are eligible for housing, their communities were somehow being dismantled in a way that, let's imagine that there is a slum redevelopment project and all of a sudden, there are these multi-story buildings and the families are offered homes on a lottery system. So, imagine a mother of two children who's living, in a courtyard situation where the slum, it's occupying space on the ground, and there are neighbors that she knows, the neighbors that she grew up with, the neighbors that she can trust. Everybody loves to talk about social capital, but there's almost sort of, a zero attempt to understand how to retain them and, also enhance what we call social capital, social infrastructure. So one of the first things that we, that caught our attention in this particular neighborhood, and not that different from most slums, in the country, is this sort of, really, really tight-knit social fabric that you can see. And even in this visual, right, the family next door and this woman sitting here and preparing for her, afternoon lunch. While not to romanticize this too much, I think there is a lot of power in this, because during when challenges do come up and when families do begin to struggle, the neighbors immediately jump in. And right now, how many of us, and including the people who support the Rangde platform, how many of us really know who our neighbors are? And how many of us really truly have relationship with our neighbors? And this is, and in the case of low income neighborhoods, this is practically currency, right? Having that access to your neighbors and that social network. So very early on, it was very clear to us that no matter what we build, retaining that social infrastructure, we talk about physical infrastructure, which is your drainage, your water, your sewage lines, your stormwater drains, which are very, very critical for a healthy neighborhood. But what we are sort of proposing and sort of pushing for in this project is that idea of a social infrastructure being as critical as all of those elements, right? Because with a strong social infrastructure, the physical infrastructure will be well taken care of, which most, government agencies and cities complain that, oh, these guys don't care, they're getting free housing or they're getting subsidized housing, but they're not taking care of all these, aspects of a neighborhood. But that's sort of a long process. And this is the beautiful community that Haneefji kind of described to you about having people from so many different, different communities or castes, if I can say that. And these guys have sort of lived there. This community has lived in this neighborhood for about 40 years now. And when they first moved there, it was just nothing but weeds and a very swampy land. And they made this land habitable, just blood, sweat, and tears, and literally blood, because we hear stories about how, they were, being bitten by snakes, and there were all kinds of other creatures in that swampy area. So our community at Sanjay Nagar, were pretty intrigued with me when Haneefji and I went and said, let's do this project. And they were like, oh, you know what, you're not the first person to come here to, suggest this proposal. But then I said, hey, wait a minute, we're doing it in a different way. You will still end up with a home, but the journey that you're going to take with us is going to be one where you are going to be an integral part of the process. So the many months that Haneefji was describing to you just now, it culminated in this particular, that you see in this image, where, we had people agree that they needed this housing and they're willing to go with us on this journey, right? It was not a promise of, oh, you're all going to get homes. It was a promise of, setting out on this, road and then to get to the end goal. What was very interesting is, like Haneefji was describing, there were many, many challenges, right, about keeping them together. And, and it's true, the very first thing that happened when we tried to bring the community together into these core groups who were representatives of each of the individual groups of people, the shifting of the power structure,
right? And it's a huge deal, because for the most part, people sort of stayed away from, doing anything within the neighborhood because of the handful of, in this case, most of them were men, maybe a few women, who were holding the power of the community. And this is common across different slums. So shifting that, the shift in the power structure was pretty, it was like a mini earthquake over there. And we had to really work towards, managing that shift and helping and getting, the photograph, the people in this photograph, getting them to feel comfortable and feel safe to come forward to be active participants. And that by no means is that an easy task, because they're so used to living in a certain way for, they had been so used to living in a certain way for nearly 3 decades, right? So one of the first things was that attachment to land, and which I found very fascinating, being a city dweller, right? Where, living in apartment buildings, where they said, we want all our homes to be on the ground floor. And that was physically, it wasn't possible because we didn't have enough land. So what we did was we told our community members who were representatives, we told them that, hey, here are some tools for you to work out a design. If you achieve a plan where you can have everybody's homes on the ground floor, we'll build it exactly like that. So that's what this photograph reflects. And then, after a while, they just kind of gave up. They're like, you know what? It's not possible. We get it. We'll go in for the ground plus 2-story structure that you're proposing. And they figured out ways to understand how within the families, if a family is eligible for multiple apartments, at least one of them had the connection to the ground, and the younger families from that larger family kind of went to the upper floors. This photograph for me personally, and the next one is probably going to be the most powerful ones, right? Because the easy way would have been to put everybody's name into a jar and pick it out and then assign them homes. But remember the social infrastructure and the social capital that I was talking about? We felt that it was really important that the families who have lived together, right, all these years, continue to have the option of residing next to each other. This is one building out of the 8 buildings in the neighborhood. So we told them we can finalize the individual unit designs as soon as these families decide who's going to live next to whom. The man in the photograph where you see where he's holding, has his hand over this was almost 11:30 in the night. And we told them, guys, we told the community that, if you don't decide quickly, we can't move forward with the design. But you are going to be deciding who's going to live next to whom. We are not going to be telling you that, right? So we kind of pushed in that direction, which is when they decided who's going to live next to whom. And this is one of our community representatives. I'm going to sort of add to what Hanifji described the process was. So one of the most phenomenal things to come out of this program so far, even though we haven't completed the project, are the youth in the neighborhood who came forward to be representatives, who are the bridge between, what we call the highly technical side of the project, the social aspect, and their communities. So this is one of the community representatives. His name is Rutik. And I was there at one of the meetings when they were deciding, who's going to live next to whom. And I said, you know what, I'm not able to understand what's happening. And then he said, I will show you. Like, he has no training in architecture or design or engineering, right? But he drew that out on that carpet with chalk. And the reason why this is a very powerful image, especially for people from my profession, is because we're so obsessed with having that projector and, perfect photographs, and everybody sits down and looks at the image and we explain, this is how the design should be, but this is what the community design agency aims for, right? So once they decided who's going to live next to whom, then our community architects, at the time this photograph was taken, Hunarshalla Foundation was part of our project, but they're not at this moment. The community architects sat with individual families. Once we knew which unit goes to which family, and within that we had very set modules, but there was some flexibility inside that we offered, where we could connect the homes vertically or horizontally if they were occupied by the same family members. And this is sort of the overall plan. And the reason why I'm sharing this plan is sort of, if you pay attention to the green spaces, that's what we've tried to retain from what the neighborhood is right now, where there are all of these pockets of spaces where people share in the social infrastructure of the neighborhood. So
So this is sort of this is the first building that's under construction at the moment, and I will show you some photos as well. I'll show it to you from today's daily project report that we have, where we are at, and I'm sure your social investors would love to see how the project is progressing despite all the challenges. The other thing that we are really looking forward to understanding is how does design and a community impact health? There is so much effort in terms of addressing nutritional issues, child growth, or prenatal or postnatal health within these communities. We find that not enough attention is paid to the kinds of spaces the people occupy. And this is where sort of we did a survey amongst the children of Sanjay Nagar, and we found that they're faring far behind the national average when it comes to growth, physical growth and development. So we're proposing an idea that we could have an edible garden on the terrace. Of course, this will have to be, we'll need community buy-in to maintain this, but we definitely see this as one of the things that we could address in the process. And also, physical health, having space for play and recreational activities. The other part is, with the housing projects that are being built right now, the kinds of vertical neighborhoods that are coming up, there's not any attention being paid to the seniors in these communities. So that's another group that we have sort of paid extra attention to figure out how we can have intergenerational spaces within the community so they can have sort of a healthy life as they sort of, grow old. And the other part is understanding the needs of the community, where certain groups have cattle, certain groups have animals that they herd, to see to an extent that it's possible. We can't have like a massive herd of 200 goats, but they all generally have 10 to 12 goats, or a small number of animals that they take care of. So we've tried to integrate that also in the development. So I just wanted to quickly give your audience what this neighborhood looks like. Amazing, Sandhya. That was fantastic. And to me, this is housing is just one aspect of it. I think this is so much about breaking stereotypes, about questioning the status quo, and really talking about participation of the community members, right? It's one thing to read about it, but what you guys have done in partnership and in collaboration has really done that, and it's fantastic to see this. Haneef Ji, if you can talk about how did COVID impact this project, right? So, and how did the community members respond after having put in so much of their heart and soul into developing this project? I'm sure there would have been disappointment, right? So how did COVID impact, and how did the communities respond to this? आज के दौर में आपको पता ही है कि आप नॉट ओनली इंडिया तो सभी पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से कितना जबरदस्त महामारी हुई, और उसका प्रिपरेशन किसी के भी पास नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ भी नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, लोकल गवर्नमेंट भी नहीं, और खास करके कम्युनिटी बेस के लोगों पे ही नहीं। हम लोग के घर में भी इतना बड़ा राशन हम लोगों ने कभी भर के भी नहीं रखा हुआ था कि ऐसी सिचुएशन आएंगी और एक दिन हमको सबको अचानक अपने घर पे ही ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। तो लगभग ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये सब पेंडेमिक पीरियड स्टार्ट हुआ तो हमारे तो लगभग 2-3-4 दिन के बाद ही हमारे कम्युनिटी से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और वो हमारे सामने आ गए। सीआर के थ्रू हमको तुरंत पता चल गया कि सर इनके घर पे आज के राशन पूरा तरह खत्म हुआ है, इनके बच्चे ने रात के 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो ऐसा जिस दिन से हमें कान पे गिरा, लेने लॉकडाउन लगने के तुरंत 3 दिन के बाद ही हमारे ये सब कानों में आने लगा। तो हम लोगों ने तुरंत उसके ऊपर एक एक्शन ले लिया कि हम लोगों ने ऐसी फैमिली डिटेक्ट कर ली कि क्योंकि ये सब लोग खुद आज काम करेंगे तो ही उनके घर पे पैसा आता है, फिर वो अनाज लाते हैं और फिर उनके घर में राशन बनता है। अगर कोई बंदा 50 रुपए या 100 रुपए कमा रहा है तो वो 50 रुपए लेके किसी दुकान में जाता है और वो 5 रुपए का तेल लेता है, 1 रुपए का चाय पाउडर लेता है, 4 रुपए की शक्कर लेता है। तो ऐसे ही लगभग हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो हर दिन कमाते हैं, हर दिन वो कुछ खर्चा करते हैं और सेविंग तो लगभग बहुत ही कम होता है उनका। तो जब लॉकडाउन में ये सब चीजें हमारे सामने आई तो हम लोगों ने ऐसे फैमिली डिटेक्ट कर ली, तुरंत हमने उसका इकोनॉमिकल सर्वे कर लिया और हमने जाकर उन बंदों के घर पे तुरंत राशन पहले पहुंचाया। हमने सबसे पहले खिचड़ी स्टार्ट कर दी थी। हर दिन उन लोगों को हम लोग खिचड़ी पहले प्रोवाइड करते थे। पहले दिन तो लेने के लिए लगभग 100 लोग आ गए, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे दिन लगभग 600, 700, 800 लोग आने लगे और हमको ये पता चल गया कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने फिर वो
रेशन खिचड़ी जो हम लोग पहले डायरेक्टली सबके सामने प्रोवाइड करते थे उसको तुरंत बंद कर दिया है। हमने पैकेजिंग फूड डोर टू डोर जाकर लोगों को देना स्टार्ट कर दिया है। हमारे सामने चैलेंज ये था, घर जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन घर में जाने के लिए लोग जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो लोगों को जिंदा रखना ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था, और उनको घर में ही रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि सबसे बुरी जो बात होती है, यानी लोग गोली से, पुलिस के डंडे से कभी डरते नहीं है, लोग डरते हैं अपने पेट से, या तो उनके बच्चे के जो पेट में भूख की वजह से लोग काफी ज्यादा डरते हैं। तो लोग ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन भी हो गया था कि लोग अपने पेट भरने के लिए या तो बच्चों के पेट भरने के लिए रास्ते पे जाके कुछ भी करने के लिए तैयार थे, या तो वो दुकान फोड़ने के बारे में भी सोच रहे थे, जिसे हम लोग कहते क्या, वो गुंडागर्दी करके भी पैसे कमा सकते थे, या तो लूट सकते थे, लूटपाट कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई चांस ही नहीं था। तो हमें ये सब रोकना था, लोगों को घर पे ही रोकना था, लोगों को कोविड से भी बचाना था, और उनकी भूख की मार भी हमको रोकनी थी। ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसके सोल्यूशन हमें बहुत ही नेशनल इंटरनेशनल लेवल से नहीं आए स्मिता जी, इसके सोल्यूशन हमें हमारे सीआर से आए, जो हमारे कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका सोल्यूशन उन्होंने दिया कि सर ये जो 3 साल से हम लोग इनके साथ कंटिन्यूली ये जो काम कर रहे हैं, तो इनको देना भी है तो किस तरह से देना है, उनको अगर रोकना है तो किस तरह से रोकना है। फिर हम लोगों ने क्या किया, ठीक है हम लोग कब तक उनको रेशन घर पे, कब तक उनको हम लोग खिचड़ी या फूड पैकेट घर पे पहुंचाएंगे, तो हम लोग क्यों नहीं उनको घर पे ही कुछ किराना उनको लेकर दे सकते हैं क्या। तो सबको तो हम लोग नहीं पॉसिबल था, लेकिन ऐसे जरूरतमंद लोग कौन है, तो उन तक ये सब चीजें पहुंचाना, और खास करके कम्युनिटी के लोगों को पार्टिसिपेट करके पहुंचाना काफी ज्यादा जरूरी था। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि उन लोगों की एक छोटी सी मीटिंग, हम लोगों ने रनिंग मीटिंग, खड़े रह के स्टैंडिंग मीटिंग आप कह सकते हैं, रोड के ऊपर ही मीटिंग ले ली, और उनको ही पूछा कि आप सही में बताओ क्या सबसे जरूरतमंद कौन है। जब हम लोग ये सब सवाल उनके ऊपर डालते हैं और उनको राइट्स भी देते हैं कि आपको उनको खाना प्रोवाइड करना है, तो लोगों ने अपना खुद का नाम लेते नहीं हुए ऐसे लोगों का नाम लिया जिनको उनको पता था कि सही में उनके घर वाले को प्रॉब्लम्स है। फिर सबसे पहले हमने ऐसी लिस्ट आउट बनाई, और उनके घर में सबसे पहले हम लोगों ने रेशन पहुंचाया। उसके बाद सेकंड किसकी हो सकता है, थर्ड किसका हो सकता है, और फिर फोर्थ फिफ्थ में जाके उनका खुद का नाम आया। तो इस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हम लोगों ने वहां पर बढ़ाया कोविड। तो वो पूरा हमने 3 मंथ हम लोगों ने कंटिन्यूली उनके साथ इस तरह से काम किया। लोगों को वहां पर हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ खुद वहां पर कुछ चीजें भी बनाई, तो कम्युनिटी किचन हमने वहां पर खोला था। साथ ही साथ अलग अलग जगह से भी हेल्प आ रही थी, तो डायरेक्टली कुछ लोग हमारे पास आते थे क्या, नहीं हमको डायरेक्ट आके वहां पर बांटना है, तो हमने नहीं कहा कि हमारे लोग इस तरह से नहीं लेंगे, हमें पता है, और कोविड सिचुएशन में देना भी नहीं है। तो एक ही एनजीओ एक ही कम्युनिटी के पास किस तरह से पहुंचेगा, और जितनी जरूरत है उतना ही कितना पहुंचेगा, उसका बिना वजह का लोग अपने घर भर भर के नहीं रखना चाहिए, ये भी हम लोगों ने कम्युनिटी को वहां पर बताया, और कम्युनिटी ने भी उसी तरह से हमारे साथ काम किया। तो ये फर्स्ट सिचुएशन में ये हुआ था। सेकंड सिचुएशन में जब हम लोग आए थे, और साथ ही साथ हमारा रंगदे का लोन भी घर के लिए स्टार्ट हुआ था, लोग हमारे काम कर रहे थे, फिर हमारा रंगदे का लोन भी हमें मिल गया, और हमें अभी वो लोन रिटर्न भी करना था। तो पहले 1-2 मंथ तो हम लोगों ने वो लोन रिटर्न भी कर दिया, लेकिन वापस कोविड आ गया। तो उसके बाद फिर हमारे सामने यही चैलेंज हुआ कि सर घर पे ही खाने के लिए नहीं है, तो मैं अभी लोन किस तरह से प्रोवाइड कर सकता हूँ। लोग हमारे साथ हर दिन बात करते हैं, और हम लोग भी पूछते हैं। तो हम लोगों ने मेडिकल सर्वे तुरंत कर दिया। संजय जी से हमने बात की, संजय जी बहुत ही सिचुएशन अभी वापस खराब हुआ है, लोगों के पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही फक्र होता है कि हम लोग इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं कि वो इतना ग्रास रूट के ऊपर जाके लोगों के बारे में सोचता है, और उसका सिर्फ सोचता नहीं है, तो उस तरह से उसके लिए क्या एक्ट हो सकता है, सही क्या हो सकता है, ये भी उन्होंने हमको यहाँ पर हेल्प की। तो करिस्टोन है, रंदे है, इनका हम बहुत ही शुक्रगुजार है कि इतना लोकल लेवल पे जाके, ग्रास रूट के ऊपर जाके, वहाँ के लोगों का दर्द समझ के तुरंत डिसीजन जो आप लोग लेते हो या दूसरा डिसीजन देते हो, या आपके कुछ डिसीजन की वजह से लोगों की जिंदगी की राह ही बदल जाती है, सोच बदल जाता है, लोगों का देखने का तरीका बदल जाता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत डायनामिक है। तो ये हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं सेकंड थर्ड, और इसके अंदर हमको कोविड के अंदर लोगों को कोविड से बचाना, ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मुझे ये बहुत ही फक्र हो रहा है कि हमारे जो अभी कम्युनिटी के संजय नगर में लास्ट स्मिता जी एक भी कोविड से डेथ नहीं हुआ है, ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो करिस्टोन को और रंगदे को जाता है, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों को बहुत ही बारीक बारीक चीजों से मालूमात करा के दी है। उन लोगों के साथ तुरंत हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया है, उसके बारे में हम लोगों ने अलर्ट किया है। अभी हम लोग थर्ड वेव के अंदर जाकर अभी हम लोग सभी लोगों का किस तरह से वैक्सीन हो, इसके बारे में अभी हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं।
It was so good to listen to you, Haneef ji, and thank you so much for sharing what was happening in the communities and how people responded to COVID. And it's very heartening to know the community's involvement in each and everything that you do at Snehalia. If you can also talk about credit, right? Because we were talking about people building their own homes and people getting access to credit to build their own homes. From a social investor's point of view, just wanted, I'm sure this would be a question that many people would ask us on how did the communities agree to take a loan to build their own homes, and what were some of the questions that you had to deal with when you proposed this to them. So would love to hear some thoughts on this. यस तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट था, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर ही प्रोजेक्ट था, क्योंकि हमको लोगों को इजीली सभी चीजें नहीं प्रोवाइड करनी थी, क्योंकि लोगों का उसमें फिर इंटरेस्ट और अलग व्यू बन जाता है। तो हम लोग चाहते थे कि वो हर डिसीजन में, हर काम में हमारे साथ पार्टिसिपेट हो। तो हमारा जो भी इसके अंदर हम लोगों ने जब इसका पूरा प्रोजेक्ट का फाइनलाइज किया, तो उनका एक हिस्सा 1 लाख रुपए आ रहा था, जो उसके अंदर उनको पार्टिसिपेट करना था। एक्चुअली पहले कम्युनिटी की तरफ से काफी सारा मतलब ये चैलेंजिंग भी था कि हम लोग इतना पैसा नहीं भर सकते। उन्होंने सबसे पहले 20,000 हम लोग भर सकते हैं, फिर 25,000 दे सकते हैं, नहीं फिर 40 दे सकते हैं, फिर 50 दे सकते हैं, 60 दे सकते हैं। तो तोल मोल हमारे से कर रहे थे, क्योंकि ये कम्युनिटी जो हम लोग जिससे डील कर रहे थे, ये वैसा देखे तो बहुत ही होशियार भी है, ऐसा भी हम लोग समझते हैं, क्योंकि वो इजीली अपना पैसा, मेहनत का पैसा या हमारा जो भी पैसा है, ये इजीली नहीं देना चाहते थे। इसकी वजह भी आप लोगों को पता है क्या, पहले से ही वो उस तरह से एक सिचुएशन होता है इस्लाम के अंदर, जो भी इजी एक्सेस से मिले, गवर्नमेंट से जितना फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले, इस तरह से ये एक सोच भी कम्युनिटी की होती है हमेशा। तो हमें उनको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार करना था, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके अंदर हमने रनिंग ऑफ मीटिंग्स किए, उसके अंदर उनका व्यू बनाया, उनको रेडी किया। अभी ये 1 लाख रुपए इनके पास डायरेक्टली देने के लिए नहीं है, कहाँ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग लॉट्स ऑफ बैंक से, अलग अलग फंडिंग एजेंसी से, हम लोगों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट से हम लोगों ने बात की। लेकिन मुझे बहुत ही खेद होता है ये बताने के लिए कि इतने दुनिया में इतने सारे बैंक्स गरीबों के नाम से बनते हैं, गरीबों को सपोर्ट करने के लिए बनते हैं, उनका नाम ले लेके बड़े होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई गरीबों के लिए खड़ा नहीं होता है। वो लोग कहते थे कि नहीं, ये 1 लाख रुपए थोड़ी होता है, हम हमारे से अगर आपको चाहिए तो 5 लाख लो, 10 लाख लो, 15 लाख लो, हम लोग देंगे, लेकिन ये 1 लाख रुपए हम लोग नहीं दे सकते। और हमको 1 लाख ही चाहिए था, ये हमारा सबसे बड़ा इशू था। तो हम लोग ने काफी सारे लोगों को जाकर मिले, प्रपोजल दिया, लेकिन कहीं से भी सैंक्शन नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने आप लोगों से यहाँ पर संध्या मैम के थ्रू, करिश्टोन के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट हुआ, फिर हमें ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रंगदेश से मिल गया। यहाँ पर अभी हम लोगों को, हमको लोन तो चाहिए था, हमें लोन का पैसा वापस भी देना है, लेकिन हमें जो इंटरेस्ट आने वाला है, वो इंटरेस्ट हम लोग ज्यादा नहीं पे कर सकते। ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। और वहां पर भी कम्युनिटी को हमको रेडी करना था, क्योंकि कम्युनिटी लोन लेने के लिए भी रेडी हुई थी। वो अपना हर दिन का जो भी कमाई है उसमें से कुछ पैसा बाजू को रख के अपना जो भी लोन आएगा उसको फेडने के लिए भी, वापस देने के लिए भी पूरी तरह रेडी थी। तो ये सब ठीक से हमको बिठाना बहुत जरूरी था, और कम्युनिटी को भी इसके अंदर बताना जरूरी था। तो उसके अंदर मुझे लगता है कि हम लोग सक्सेस हुए। आप लोगों से जब ये सब प्लेटफॉर्म के बारे में सब बात हुई, उसके अंदर से क्या इंटरेस्ट आएगा, किस तरह से लोन प्रोवाइड होगा, किस तरह से, और सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग हमारे लिए ये था कि आप लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल एजुकेशन दिया। तो वो एजुकेशन हमें इन लोगों को पहुंचाने में, उनको ट्रेनिंग देने में, उन लोगों का माइंड सेटअप करने में, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि पैसा यही लोगों की बहुत ही बड़ा और संवेदनशील विषय होता है। पैसा, घर, ये चीजें इजीली अगर प्रोवाइड होती है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसे बचा सकते हैं, किस तरह से खर्चा कर सकते हैं। तो एजुकेशन टीचिंग हमें उनको देना था, वो आप लोगों ने हमें सिखाया। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुली प्रोग्राम अभी हमारा रंगदे के साथ, हमारे संजय नगर प्रोजेक्ट के साथ चल रहा है। Thank you so much, Haneef ji. And I think this is a great message to all our social investors, because some of these questions are not easily available on the Rangde platform. And I think through this conversation, what we were hoping to bring out was the kind of effort that goes behind
preparing communities, to get access to credit, and how does it actually get utilized in the end? Because sitting here, it's very easy for us to come up with, there are a lot of myths that our own social investors have with regard to, how communities respond to either crisis or projects of this sort. And I think this conversation with both of you really helped us clarify some of those things. And Sandhya, thank you so much for, bringing the project alive. For those of us who have not actually been there, we could actually imagine and visualize everything that happened behind the scenes. Thank you both so much. Would love to, before we end this conversation, would love to hear the future of this project. How long do you think it's going to take for us, and what are the plans that you both have in mind? I'm sure the pandemic has derailed some part of the plan, but just would love to hear what the future looks like. I'm giving a glimpse of project directly from our daily project update. So here you can see that the construction is ongoing. I would like to also highlight, because some of them might be wondering, why is it taking so long? And it's not happening as quickly as it should. Considering that this is sort of an effort wherein our processes are sort of a first time effort in terms of implementing this project, there have been some challenges. But interestingly enough, there's also the challenge of operating in tier 2, tier 3 cities where capacities are limited and resources are limited. So we've had to go through a number of contractors in order to sort of get this done. And that's another issue that the Community Design Agency intends to address, is about building capacities within the local construction and labor communities. So this is where we are at with the project. We are now aiming for a November completion. And it's definitely been very, very challenging, because the COVID has had a huge impact, because we built momentum last year on this project, on the construction, and it stopped, and everything stopped, of course, in the whole country. And again, we built momentum this year, and we should have technically finished by now, actually, June, July. Again, we lost the momentum. And what had been very interesting is that the residents of Sanjay Nagar, it's not an ideal situation that they lost their livelihoods, but through this project, we have been able to offer livelihoods for the residents of Sanjay Nagar as they build their own homes. And I would also like to touch upon what Haneef talked about earlier. And I think this is also very, very critical for your social investors, because I would highly encourage all of them to look at their contribution going above and beyond just the brick and mortar they're seeing. So the community representatives who participated in what is emergency response during the COVID lockdown, they're not trained in that. They are working with their neighbors and their own family members to help them understand design and help them understand how the construction is going to happen. But to have these young 17 to 21-year-olds really engage in emergency response was something that even I didn't expect to see. And that, I believe, is one of the most phenomenal impacts of the project. While, it's difficult, while it may not be commonplace to see, like, I'm contributing 10,000 or 20,000 to build these homes, it's having a far bigger impact on the community. These are a few visuals as it stands today. And we're quite excited with the quality of work that the laborers from Ahmednagar and Sanjay Nagar are able to achieve. And in the future, so this is part of phase 1 of the project, because it's sort of, I know everybody likes to say it's a unique approach. Honestly, building homes where the homeowners are active participants is not really a unique approach. That's how humanity has been building homes, from the time we got out of the caves and, occupied land, lived permanently in one place. So I would not like to say it's a unique approach, but it is, I guess, fairly unique in the sense that we are reviving how homes used to be built in a way where we have full participation from the families that are going to occupy it. So phase 2 is going to be 7 buildings. So phase 1 was sort of to, in a way, proof of concept, and also for the community to be able to come around and say that, hey, you know what, these guys can actually build. They can actually deliver on the product. So what's been happening is, despite the challenges with COVID and construction stopping repeatedly,
the families have been incredibly supportive of Snehalia, and they have been with them throughout. And the more the building is getting built with the first phase, the first building, the more the interest and the intrigue, right? In fact, we created a show flat, a sample flat, and the community has been very excited to see, what their homes are going to look like. So the intent is to do the second phase within 2 years' time once we start construction. Now, I'll be completely transparent. Now, when that second phase will start is something that we're working on, because we had made, we planned out everything in January of this year as to how the project would unfold, but we're having to revisit, what the future is going to be on this project. But the one thing that I think, Hanifji, I can speak on your behalf and on the behalf of Community Design Agency is that we are committed to finishing the project. We don't have a choice. So the finish will happen. The question of the when and the how for second phase, we are working on it. The moment we have it, we'd be very happy to share it with the social investors on the Rangde platform. Well, thank you so much, Sandhya. I think you've shared, you've shared very transparently about what's happening and, the groundwork that was done for this project. And this is fantastic. And at Rangde, we always believe that, money is one part of it, right? Our social investors, invest in people, lend money through the platform. That is one part of it. But the bigger part of it is a challenge that we hope to address, and this conversation is aimed at doing that, is bridging the empathy gap between people who are actually lending and investing money with the communities who are actually receiving these loans. And this conversation, I think, has addressed a lot of questions which our social investors have. And I look forward to a day when us, the Rangde team members and the social investors can actually visit this project. And, in the last 1 year, none of us have had the opportunity to travel. So we look forward to a day when we do like a housewarming where all of us are together with the communities who have built these homes and, enjoy a meal together. And I hope, that's going to happen very soon. And the one thing we can assure you that Rangde and our social investor community is always going to be with you guys in making these dreams come true. And we are playing a very small role, but we would love to continue to work with you guys on this project. So thank you, Hanifji, and thank you, Sandhya, for being a part of this conversation. Look forward to working with you both. Thank you, Smita. Thank you, Smita ji. Thank you, Rangde.